हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस लेक्चरर में हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है संकरण। आशा करता हूं आप सभी ने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या है और विभिन्न प्रकार के अणुओं में केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड जिसमें संकरण से प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संकरण से रिलेटेड टॉपिक्स को हम अच्छी तरह से कवर करें तो कोई सा भी एग्जाम हो हम 2 से 3 प्रश्न इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस टॉपिक की, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब देखें हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण की हम बात कर रहे हैं भाई। क्लियर? पहली बात तो ये क्लियर कर ले कि ये वीबीटी सिद्धांत के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? वीबीटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये शब्द कहां से? ये वीबीटी से आया है। कहां से? वीबीटी से। क्लियर हो गई बात? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी सिद्धांत से हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये पोलिंग के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? पोलिंग के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। क्लियर हो गई बात? अरे ना बात समझ में ध्यान रखना कि वीबीटी सिद्धांत में हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पोलिंग के द्वारा दी गई थी। ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? काल्पनिक अवधारणा है। बोलो कैसी? काल्पनिक अवधारणा है। क्लियर? एक्चुअली में ऐसी कोई घटना होती ही नहीं है। क्लियर? सेकंड पॉइंट ध्यान रखना कि जो संकरण है उसमें समान ऊर्जा वाले कौन भाग लेते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ये भिन्न ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न ऊर्जा वाले होते हैं। क्लियर? इनकी आकृति और आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। आकृति और आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है? अब ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। बोलो क्या करते हैं? ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। और जितनी संख्या में, अगर ये n संख्या है तो n संख्या में ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्लियर? किसका? n एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी n हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से कक्षक बना लेते हैं? संकरित कक्षक बना लेते हैं। बोलो कौन से कक्षक? संकरित कक्षक बना लेते हैं। जो क्या होते हैं? इनकी ऊर्जा समान होती है। क्लियर? इनकी आकृति क्या होती है? समान होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो क्या कहोगे कि भिन्न भिन्न ऊर्जा और भिन्न आकार आकृति वाले n परमाणु कक्षक अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। वो संकरित कक्षक कहलाते हैं। क्लियर? जिनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है और आकृति भी क्या होती है? समान होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना कि जो संकरित कक्षक है वो अधिक दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक दिशात्मक। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। अधिक दिशात्मक होते हैं। अधिक दिशात्मक होने का मतलब क्या समझोगे? अधिक दिशात्मक होने का मतलब है कि इनके द्वारा सदैव प्रबल बंध बनाए जाते हैं। कैसे बंध? सदैव प्रबल बंध बनाए जाते हैं। तो जो जितने ज्यादा दिशात्मक होंगे वहां बंध कैसे बनेंगे? वहां प्रबल बंध बनेंगे। आई बात समझ में? ध्यान रखना। क्लियर? एक पॉइंट और नोट करना, क्या कि संकरित कक्षकों के द्वारा सदैव सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? सदैव सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गई बात? एक पॉइंट और ध्यान रखना कि संकरित कक्षक समान ऊर्जा और समान आकृति
समान ऊर्जा और समान आकृति वाले होते हैं, परंतु इनका आकार अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे ध्यान रखो, ये है sp, यह है sp2 और यह है sp3। क्लियर? आकार अलग अलग है। आ रही है बात समझ में? ये होता है रेस्ट पार्ट। क्या होता है? रेस्ट पार्ट कहते हैं भाई इसे, ठीक है। अवशेषी भाग होता है ये। क्लियर? और यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है यहां पर। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना। तो संकीर्ण कक्षकों के द्वारा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। समान ऊर्जा और समान आकृति वाले होते हैं, लेकिन उनका आकार क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। क्लियर हो गई बात? अधिक दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। सदैव कौन से बंध बनते हैं? प्रबल बंध का निर्माण होता है। किसके द्वारा? संकीर्ण कक्षकों के द्वारा। क्लियर? संकरण में एक्चुअली में होता क्या है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है। कौन सी अवधारणा है? काल्पनिक अवधारणा होती है। क्लियर हो गई बात? एक पॉइंट और याद रखना, क्या कि संकरण के बाद ही बंध का निर्माण होता है। संकरण के बाद ही बंध का निर्माण होता है। जब संकरण हो जाएगा उसके बाद ही किसका? बंध का निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात? एक पॉइंट और ध्यान रखना भाई इसका, क्या ये पॉइंट ध्यान रखना इसका कि संकरण में कौन कौन से अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। ध्यान रखना, संकरण में हाफ फील्ड, अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। तो यहीं से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों को। अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। जबकि अतिव्यापन में क्या कहा था? अतिव्यापन में सदैव कौन से? अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अतिव्यापन में बोलो क्या? अतिव्यापन में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। जबकि संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। क्लियर? और एक बात और याद रखना, क्या कि संकरण सदैव एक ही परमाणु कक्षकों के मध्य, एक ही परमाणु कक्षकों के मध्य होता है। यह ध्यान रखना, एक ही परमाणु कक्षकों के मध्य कौन सी घटना होती है? संकरण की घटना देखने को मिलती है। जबकि अतिव्यापन अलग अलग परमाणु कक्षकों के मध्य होता है। इस बात को ध्यान रखना, संकरण सदैव एक ही परमाणु कक्षकों के मध्य होता है। क्लियर? संकरण की प्रक्रिया मूल अवस्था और उत्तेजित दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। क्लियर? कौन सी घटना? ध्यान रखना, ये संकरण की प्रक्रिया मूल और उत्तेजित दोनों अवस्थाओं में, मूल और उत्तेजित दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ध्यान रखना, भाग तो समान ऊर्जा वाले ही लेंगे। मूल अवस्था हो चाहे उत्तेजित अवस्था हो, समान ऊर्जा वाले ही कक्षक भाग लेंगे। कितने सारे पॉइंट बता दिए मैंने। 100 प्रश्न बनने की चांसेस रहते हैं यहां से। तो बीबीटी का पॉइंट है कौन सा? संकरण। किसके द्वारा दिया गया? पोलिंग के द्वारा, 1931। काल्पनिक अवधारणा है। n परमाणु कक्षक अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? संकृत कक्षक कहा जाता है। क्लियर? क्या होते हैं? समान ऊर्जा के होते हैं और उनकी आकृति भी क्या होती है? समान होती है। संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब इनके द्वारा बनाए जाने वाले बंध क्या होंगे? प्रबल बंध होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जाएगा। संकृत कक्षकों के द्वारा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना। क्लियर हो गई बात? संकृत कक्षक
कक्षक समान ऊर्जा और समान आकृति वाले होते हैं, परंतु उनका आकार क्या हो सकता है, अलग अलग, sp, sp2 और sp3। क्लियर। संकरण के बाद, जब संकरण हो जाएगा उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गई बात। संकरण में अर्धपूरित, पूर्ण पूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। आई बात समझ में। संकरण सदैव एक ही परमाणु कक्षकों के मध्य होता है, जबकि अतिव्यापन अलग अलग परमाणु कक्षकों के मध्य होता है। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखो, संकरण की प्रक्रिया मूल अवस्था और उत्तेजित दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक ही भाग लेंगे। आ रही है क्या बात समझ में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है संकरण से रिलेटेड, स्क्रीनशॉट ले लो पूरों का। ठीक है। अब देखो और क्या क्या बातें कहेंगे इसके बारे में, उनकी भी हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक। अब देखो हमने क्या कहा कि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और संकृत कक्षकों के द्वारा प्रबल बंध का निर्माण किया जाता है। क्लियर, ये हमने कहा है। आ रही है ना बात समझ में। अब हम इसके बारे में और सारे कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर, तो बोर्ड पर बने रहे मेरे साथ। ठीक, देखो क्या कह रहे हैं कि जो संकरण का कंसेप्ट है ना भाई, जो संकरण की हम बात कर रहे हैं वो संकरण का हम ये कह रहे हैं कि संकरण, अभी हमने क्या कहा, संकृत यानी या संकृत कक्षक उच्च दिशात्मक, कैसे उच्च दिशात्मक होते हैं, और अगर उच्च दिशात्मक हैं तो इनसे कौन से बंध बनते हैं, प्रबल बंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं, प्रबल बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। लेकिन यहां एक अपवाद याद रखना भाई, कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या कहेंगे, अपवाद कह सकते हैं। क्या, बेंजाइन। बोलो होता कि नहीं होता, बेंजाइन। ये देखो आ रही बात समझ में। ये क्या है, एक्स्ट्रा पाई लाइक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। जबकि हमने तो क्या कहा था, संकृत कक्षक केवल कौन से बंध बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर, कैसे होता है बताया था जब बेंजाइन पढ़ाया था, तो उस कंडीशन पर मैंने बताया था भाई आपको। क्लियर, कि ये होता है। बोलो होता है नहीं होता, ये होता है। आ रही है बात समझ में। लेकिन यहां पर ये रिपल्ट होते हैं, क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्लियर, क्या लगता है इनके बीच, प्रतिकर्षण। क्या लगता है, प्रतिकर्षण। क्लियर, और प्रतिकर्षण लगने के कारण, प्रतिकर्षण के कारण जो अतिव्यापन है वो 120 डिग्री पर नहीं हो पाता। ये कौन से कक्षक है, ये sp2 संकृत कक्षक है। कौन से कक्षक है, sp2। तो 120 डिग्री पर नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, देखो बोर्ड पर ध्यान रखना आप। तो केवल ये देखो, ये यहां चले जाते हैं, ये यहां आ जाता है। क्लियर, ये कंडीशन हो जाती है। अब इनके बीच में, ये इनके बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं पुअर ओवरलैपिंग। पुअर ओवरलैपिंग। क्लियर, पुअर का मतलब वीक ओवरलैपिंग होती है यहां पर। क्लियर, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। होना 120 डिग्री पर चाहिए था, ओवरलैपिंग हो कितने पर रही है, रिपल्सन के कारण 120 डिग्री पर हो रही है। इसलिए ये बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, जबकि हमने तो क्या कहा था, कौन से बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कौन सा बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बन रहा है, वीक बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इसको ध्यान रखना, एक्सेप्शन को, बेंजाइन को। क्लियर हो गई बात, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आ जाओ कुछ पॉइंट और देख लो, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। मैंने कहा ना एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड विद्यार्थी है उन सभी के लिए। केमिस्ट्री इसके बिना अधूरी है भाई। क्लियर, देखो क्या कंडीशन है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे किया जाए। क्लियर, कैलकुलेशन कई सारे मेथड है। क्लियर, कैसे, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लें,
ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। क्लियर, कैसे करोगे? और यहां पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। क्लियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या कहते हो भाई? अगर सारे के सारे क्या, अगर सारे के सारे ऑल सिग्मा बॉन्ड हैं तो वहां क्या कहोगे? sp3 कहोगे। क्लियर, बोलो, एक सिग्मा और एक पाई है, अगर एक पाई बॉन्ड है तो फिर वहां क्या कहोगे? sp2। और अगर ये कंडीशन है कि एक सिग्मा है और 2 पाई है, कितने? 2 पाई बॉन्ड हैं, या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है भाई। देखो, ये भी पाई, ये भी पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो अगर 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है तो वहां कौन सा होगा? sp होगा। क्लियर हो गई बात? जैसे एल्केन, जैसे मेथेन, एल्केन, जैसे C2H4, एल्कीन, जैसे C2H2, एल्काइन। जानते हो ना भाई, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ C2H4 में क्या होता है भाई? अरे बोलो, ये रहा एक पाई बॉन्ड। यहाँ कैसी कंडीशन होती है? बोलो, 2 पाई बॉन्ड। आ रही है बात समझ में? 2 पाई बॉन्ड है तो sp ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो, इनऑर्गेनिक के लिए कैसे? इनऑर्गेनिक के लिए कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। केस नंबर फर्स्ट क्या लगाओगे? केस नंबर फर्स्ट बोलो, HS इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A बटे 2। ये फॉर्मूला आप यहां पर लगा सकते हो। क्लियर? V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। M क्या है? मोनोवैलेंट एटम। कौन कौन आ सकते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। C क्या है? कैटाइनिक चार्ज। क्लियर? और A क्या है? एनोइनिक चार्ज। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना। क्लियर? कैटाइनिक चार्ज और एनाइनिक चार्ज। और आप तो एक बात याद रखना, क्लियर, अगर माइनस दे रखा है तो प्लस कर दें, और प्लस दे रखा है तो माइनस कर दें। इतना सा ध्यान रख लेना। क्लियर हो गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस नंबर फर्स्ट इस प्रकार की कंडीशन है आपके पास। क्लियर? चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आ जाओ बोर्ड पर, ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो भाई कैसे किया जाएगा कैलकुलेशन। बड़ी आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं, और कितना इजी होगा आप भी सोच सकते हैं उस चीज को। क्लियर? देखते जाओ बोर्ड पर। ये देखो एग्जांपल ले रहा हूं भाई, जैसे मुझे कैलकुलेशन करनी है किसमें? अमोनिया में। तो अमोनिया के लिए लगाऊंगा HS इक्वल टू V प्लस M बटे 2। इसके ऊपर चार्ज नहीं है, नॉट चार्ज, ये नॉट चार्ज, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो बोलो, नाइट्रोजन के इस वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट, ये रहा मोनोवैलेंट। क्लियर? मोनोवैलेंट एटम है 3 बटे 2। कितना आ गया? 4। आई बात समझ में? 4 का मतलब sp3। क्लियर? ये ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि HS इक्वल टू 2 sp, HS इक्वल टू 3 sp2, HS इक्वल टू 4 sp3 या dsp2, HS इक्वल टू 5 sp3d या dsp3, HS इक्वल टू 6 sp3d2 या d2sp3, और HS इक्वल टू 7 sp3d3 या d3sp3। ये ध्यान रखना। क्लियर? तो 4 आ रहा है, 4 का मतलब कौन सा होगा? sp3। क्लियर? जैसे अगला देखो भाई, अगला देखो H2O। क्लियर? इसके ऊपर भी नॉट चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, नॉट चार्ज। देन HS इक्वल टू सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, बोलो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। मोनोवैलेंट कितने हैं? 2 बटे 2। बोलो कितना आ जाएगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना। ठीक, लोन पेयर भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई। लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है? HS माइनस कनेक्शन। कनेक्शन में ऑल एटम लेने हैं, ऑल एटम शामिल
क्लियर। अब देखो लोन पेयर इक्वल टू एचएस, एचएस कितना आया 4 माइनस कनेक्शन एटम, सेंट्रल एटम से कितने जुड़े हुए हैं 2, सेंट्रल एटम से 2 एटम जुड़े हुए हैं, बोलो कितना, कितने लोन पेयर आ जाएंगे 2 लोन पेयर। होता कि नहीं होता भाई H2O में 2 लोन पेयर, बोलो ये H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, ये पहला लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। क्लियर हो गई बात, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, आप उनको देख लो। बड़ा आसान तरीका है कैलकुलेट करने का, हाइब्रिडाइजेशन को इजी वे में कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर, देखो कैसे, बोर्ड पर रहना, और भी कई सारे एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे हमसे कहा गया PCl5, क्लियर, तो HS इक्वल टू V प्लस M बटे 2, वही चार्ज नहीं दे रखा। क्लियर, वैलेंसी देखो फास्फोरस के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, मोनोवैलेंट कितने हैं 5 बटे 2, टोटल कितना 5, 5 का मतलब कौन सा sp3d। क्लियर, लोन पेयर कैलकुलेट करो, लोन पेयर इक्वल टू HS माइनस कनेक्शन, बोलो HS कितना है 5, कनेक्शन भी कितने हैं 5, कितना लोन पेयर 0 लोन पेयर। आ रही बात समझ में, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। जैसे मुझे निकालना है CO2, बोलो किसका निकालना है CO2, तो HS इक्वल टू V प्लस M बटे 2, सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्लस देखो मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन नॉट मोनोवैलेंट, यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो मोनोवैलेंट नहीं है तो कितना 0 बटे 2, कितना आ जाएगा 2, 2 का मतलब कौन सा sp। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना। ठीक, लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर इक्वल टू HS माइनस कनेक्शन, बोलो HS कितना आया 2, कनेक्शन भी कितने हैं 2, कितना लोन पेयर 0 लोन पेयर। बड़ा इजी वे कंसेप्ट है भाई, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। क्लियर हो गई बात, आ जाओ कई सारे और एग्जांपल ले लेते हैं और आसान कर देते हैं। देखो जैसे मेरे को कहा गया XeO2, Xe HS इक्वल टू V प्लस M बटे 2, कितना जीनोन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, प्लस ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है तो कितना 0 बटे 2 इक्वल टू कितना 4, 4 का मतलब sp3। आ रही क्या बात समझ में, लोन पेयर इक्वल टू HS माइनस कनेक्शन, बोलो HS कितना है 4, कनेक्शन कितने हैं 2, कितना लोन पेयर आ जाएगा 2 लोन पेयर। क्लियर हो गई बात। जैसे XeO3, HS इक्वल टू V प्लस M बटे 2, बोलो कितना बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट नहीं है तो 0 बटे 2, कितना आ जाएगा 4, 4 का मतलब sp3। लोन पेयर कैलकुलेट करो, बोलो HS माइनस कनेक्शन, HS कितना है 4 है, कनेक्शन कितने हैं 3 है, कितना लोन पेयर आ जाएगा 1 लोन पेयर आ जाएगा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाता है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना भाई। और भी देख लेते हैं, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, आप एग्जांपल्स को क्लियर करते जाओ, आसान होता हुआ चला जाएगा कंसेप्ट। क्लियर, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे XeF6, क्लियर, तो जीनोन, जीनोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्लस मोनोवैलेंट कितने 6 बटे 2, 8 और 6 14, कितने 7, sp3d3। क्लियर, लोन पेयर कैलकुलेट करो, HS माइनस कनेक्शन, HS कितना है 7, कनेक्शन कितने हैं 6, कितना लोन पेयर आ जाएगा 1 लोन पेयर। आ रही है बात समझे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भाई यहाँ पे। क्लियर, जैसे आपसे कहा गया NH4 प्लस, क्या कहा गया NH4 प्लस, देन HS इक्वल टू V प्लस M बटे 2, बोलो क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने 5, प्लस मोनोवैलेंट कितने दे रखे हैं 4। अब देखो क्या दे रखा है प्लस, ध्यान रखना प्लस दे रखा हो तो माइनस करना है, ठीक है। देखो प्लस दे रखा है ना, तो प्लस का कितना कर देना माइनस, 5 और 4 9 में से घटाओ 8, 8 बटे 2 4, कितना हो जाएगा sp3 आ जाएगा। क्लियर, लोन पेयर इक्वल टू क्या HS माइनस कनेक्शन, HS कितने 4, कनेक्शन भी 4, लोन पेयर कितना 0। आ रही है बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। ठीक है बात,
ध्यान रखना इस चीज को। और भी देखो भाई एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाता है IF7, तो आयोडीन, आयोडीन के बाह्यतम कोष में 7, मोनोवेलेंट कितने 7/2, कितना हो जाएगा 7, कौन सा sp3d3 हो जाएगा, लोन पेयर इक्वल टू HS माइनस कनेक्शन, HS कितना है 7, कनेक्शन भी कितने 7, कितना आ जाएगा 0। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना। और बोलो SF4, इसको देखो SF4, HS इक्वल टू सल्फर के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट कितने 4/2, 6 और 4 10, 2, कितना हो जाएगा sp3d। आ रही बात समझ में। लोन पेयर इक्वल टू HS माइनस कनेक्शन, HS कितना है 5, कनेक्शन कितने हैं 4, कितना लोन पेयर आ जाएगा, 1 लोन पेयर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है भाई, आप सभी इन बातों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो रही है क्या बात है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इन सब बातों को, ठीक। और भी देख सकते हैं आप, कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, क्लियर, ये इजी वे वाले एग्जांपल थे। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं, क्लियर, जो अक्सर पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या पूछा जाएगा भाई, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण sp2, डायमंड, डायमंड में कार्बन का संकरण sp3, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड में कार्बन का संकरण sp3, क्लियर। इसके अलावा सिलिका, सिलिका में कार्बन का, सॉरी सिलिका में सिलिकॉन का, सिलिका क्या होता है भाई, होता है ना, आपने पढ़ा होगा SiO4-4, संकरण कौन सा होता है sp3, कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्रा हेड्रल, यहां पर भी कौन सी, टेट्रा हेड्रल, यहां पर भी कौन सी, टेट्रा हेड्रल, यहां कौन सी, ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्लियर बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद होने चाहिए, क्लियर, कि किसमें कौन सी कंडीशन दे रखी है, उसका एग्जांपल क्या होगा। क्लियर हो गई ना बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, सभी ध्यान रखेगा इन बातों को, क्लियर। एक एग्जांपल और ध्यान रखना भाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन, नाम सुना है क्या, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक बेंजीन, नाम सुना हो तो मैं बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, B3N3S6, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, बोराजीन, क्या कहते हैं, बोराजीन, या इसी को क्या कहते हैं, बोराजोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, क्लियर। तो B3N3S6 क्या होता है, देखो, अरे आ रही है ना बात समझ में, देखते जाओ बोर्ड पर, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ठीक, ये कंडीशन है, प्रत्येक पर हाइड्रोजन है, ये होता है B3N3H6। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना, यहां पर इसका संकरण sp2 और यहां पर इसका संकरण sp2, तो यहां पर ओवरऑल की बात करूं तो B3N3H6 में कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे निकालोगे, बोलो, सिग्मा प्लस लोन पेयर, कितने सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये पाई, बोलो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा, क्या कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, कितना आया 3, 3 का मतलब कौन सा sp2, 3 का मतलब कौन सा sp2, वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक बेंजीन का एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा इस कंडीशन पर, क्लियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई क्या बात। एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है भाई, कैसे बनाओगे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को, समझो, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर, कोई सा भी एग्जाम दे रहे ना भाई आप, सभी में काम आने वाला है, क्लियर। देखो, एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये होता है BN का होल X, क्या होता है BN, क्लियर, और ये BN
N ये होता है भाई आपके पास डबल, ये होता है आपके पास इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्लियर हो गई क्या बात। और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। वही कैसे 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, कैसे सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 + 0 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 3, 3 का मतलब कौन सा होता है sp2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास। क्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे पूछा जाता है। क्लियर, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान रख लेना इनको। क्लियर, कुछ एग्जांपल्स की और बात कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मैं एक बात कर लूं भाई आपको, जैसे कुछ जनरल एग्जांपल है ICl2-, तो आयोडीन, आयोडीन सेंट्रल एटम है, आयोडीन के बाईं तमकोश में 7, देखो कितने मोनोवेलेंट है 2 दे रखा है ना। अब देखो क्या दे रखा है, माइनस माइनस दे रखा हो तो प्लस करना है, माइनस दे रहा, एक माइनस दे रखा तो प्लस कर दो, 7 और 2 1 10, 10/2 5, कितना हो जाएगा sp3d। लोन पेयर कैलकुलेट करोगे HS माइनस कनेक्शन, HS कितना है 5, कनेक्शन कितना है 2, कितना लोन पेयर आ जाएगा 3 लोन पेयर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना इसके साथ ही I2Cl6, I2Cl6 में इसका संकरण होता है sp3d2। क्लियर, ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है क्या बातें। क्लियर, ये सब आप चीजें ध्यान रखते हुए चले जाएंगे तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल की कैटेगरी में शामिल होते हैं। क्लियर हो गई क्या बात, ध्यान रखना, इन सब चीजों को हटा दूं, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है आपके पास। अब देखो कुछ बातें और मैं बता देता हूं जो हाइब्रिडाइजेशन से जनरली आपको पूछी जाती हैं। क्लियर, क्या क्या पूछा जा सकता है उन चीजों को ध्यान में रखना। क्लियर, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, तो संकरण अलग अलग प्रकार का है भाई, sp है, dp है, sp2 है, dp2 है, sp3 है, dsp2 है, sp3d है और dsp3 है, sp3d2 है, d2sp3 है। क्लियर, और एक और शामिल कर लेते हैं sp3d और d3sp3। क्लियर, ये सारे संकरण को आप शामिल करना। क्लियर, ध्यान रखना, sp दे रखा है तो ज्योमेट्री होती है लीनियर, बोलो कैसी होती है, लीनियर, रेखीय होती है। कौन कौन भाग लेते हैं, s + pz, इस पर स्टार डाल लेना, कौन सा होता है, pz होता है, कौन सा, pz। क्लियर, ध्यान रखना, dp में भी लीनियर ज्योमेट्री होती है, बोलो कैसी होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है, रेखीय ज्यामिति होती है, और रेखीय ज्यामिति है तो बोलो कौन कौन सी कंडीशन है आपको शामिल होना चाहिए, बोलो, एक होता है dz² और एक होता है pz, कौन कौन सा, dz² + pz, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है d कौन सा होता है, d होता है dz² और p कौन सा होता है, p होता है pz। क्लियर, यहां कौन सी ज्यामिति होती है भाई, ट्राइगोनल या प्लेनर। क्लियर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर, कौन कौन से, s+, बोलो कौन कौन सा, px + py, यहां पर ऑर्बिटल शामिल होते हैं। आ रही है क्या बात समझ में, ये ध्यान रखना आप सभी कंडीशन कि कैसे कैसे सिचुएशन आपके पास होती है। क्लियर, यहां पर देखो dp2 में भी कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनरी होती है, बोलो। क्लियर, यहां ये जो d है, d कौन सा होता है, dx² y² और p कौन सा, px + py शामिल होते हैं। तो ये पूछे जाते हैं आपसे कि dp2 में कौन सा d ऑर्बिटल शामिल होता है, यहां पर कौन सा d ऑर्बिटल है। क्लियर हो गई बात। sp3 क्या कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, बोलो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। एक ऐसा होता है +px + py + pz शामिल होते हैं। क्लियर हो गई क्या बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।
DsP2 की कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। आ रही है क्या बात समझ में? DsP2 में ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है। क्लियर? कैसी कैसी होती है? dx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py। तो आपसे पूछा जाता है कि DsP2 में कौन सा d ऑर्बिटल भाग लेता है? dx स्क्वायर y स्क्वायर भाग लेता है। कितना बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आप सभी इनको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुई क्या बात? ठीक है, अब देखो भाई यहां पर आ जाओ, यहां sp3d को ले लो। तो sp3d में ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। क्लियर हो गई क्या बात? कौन सी ज्योमेट्री देखने को मिलती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। क्लियर? अब देखो क्या कंसेप्ट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, उसको समझो। यहां पर s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस यहां होता है dz स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा होता है? dz स्क्वायर भाग लेता है। आ रही है क्या बात समझ में? और DsP3 में कौन सा होता है वो समझो। DsP3 में होता है कौन सा? यहां होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल। कौन सा होता है भाई? स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हम यहां पर देखने को मिल सकती है। क्लियर हो गई बात? कौन सी होती है? स्क्वायर बाइपिरामिडल dx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py प्लस pz, ये होती है भाई यहां पर dx स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो sp3d2 पर आ जाओ। बोलो कैसी होती है sp3d2 की ज्यामिति? ऑक्टाहेड्रल होती है। बोलो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। आ रही है बात समझ में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? देखो कैसे, कौन सी ज्योमेट्री होती है भाई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्लियर? कौन कौन से डी कक्षक होते हैं? dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py प्लस pz, सॉरी sp3। हाँ, ये कंडीशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर यहां पर शामिल किए जाते हैं। और लास्ट बचता है कौन सा? sp3d3। कौन कौन सी होती है भाई यहां पर? पंचकोणीय पिरामिडीय, पेंटागोनल पाइरामिडल। क्लियर? कौन कौन से? dxy dyz dxz s प्लस px प्लस py प्लस pz। ये होता है भाई पूरा कंसेप्ट आपके सामने, सारा का सारा रामलीला मैंने पूरी संकरण की आपके सामने बता दी। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर में कौन सा d ऑर्बिटल शामिल होता है? dx स्क्वायर y स्क्वायर। sp3 में ये कंडीशन। dp2 में कौन सा होता है? dx स्क्वायर y स्क्वायर। बोलो dp में कौन सा होता है? dz स्क्वायर। sp3d2 में कौन सा होता है? dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। आ रही है क्या बात समझ में? sp3d में कौन सा होता है? dz स्क्वायर। और dsp3 में कौन सा होता है? dx स्क्वायर y स्क्वायर। तो आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कौन सा d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है। क्लियर? इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर? तो सारा संकलन मैंने आपको थोड़े से समय में ही बता दिया। आप इसको पूरा बिना स्किप किए हुए देखे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।